तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन का पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या है, वो वर्ड आया कहाँ से। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, और इसके साथ हमने दूसरे पार्ट में ये डिस्कस किया था कि जो भी प्रोनाउन के पार्ट हैं उनको डिटेल में कैसे समझा जाए, कैसे उनका यूज किया जाए, इन सब चीज़ों को हमने सीख लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके जब आप 11th और 12th में होते हैं तो एरर डिटेक्शन से लेकर के एक चैप्टर है सिंटेक्स, उस सिंटेक्स में एक चैप्टर है प्रोनाउन, और उससे रिलेटेड जितने भी एरर हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है एज अ लैंग्वेज। जैसे बात करें यूपी टेट की, या फिर सी टेट की, या फिर बात करें सुपर टेट की, या फिर बात करें बिहार का जो ये स्टेट होता है उसकी, या फिर बीपीएससी टीचर की, अलग अलग एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी और पीजीटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट रूल विद एग्जाम्पल और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक जो बेस है प्रोनाउन का वो क्लियर रहे। जब बेस क्लियर रहता है तभी मज़ा आता है पढ़ने में। तो यहाँ कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, कई लोग जानते भी होंगे। लेकिन ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो एक तरह से आपको ये समझ में आता है कि जितने भी प्रोनाउन के काइंड हैं उनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस कैसे इस्तेमाल होते हैं, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। तो बस ये 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ एक गैप है और लिखा है हेल्प्स हर मदर इन द किचन। देखिए यहाँ हेल्प्स लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर आएगा। आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी वर्ब में यस या ईएस लगता है। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन हैं, एक आपका ही है, एक सी है, एक दे है। तो देखिए दे तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, और उस हिसाब से हेल्प्स जो है इसके साथ सही अरेंजमेंट नहीं बैठाता है, यानी सही से सूट नहीं होगा ये, तो दे को तो हम नहीं उठा सकते। बात करते हैं ही या सी की, क्या सही हो सकता है, यानी ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को फिर अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ लिखा है हेल्प्स हर मदर। अब ये जो हर वर्ड है वो जानते हैं एक पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बगल में नाउन लगा हुआ है, और जो हर है वो किसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, सी का। इसीलिए यहाँ पर आपका ही ऑप्शन नहीं सही होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, सी। यानी इस गैप में आप भर सकते हैं सी। अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो जो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, हर। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है कि अपने की इंग्लिश। जैसे पूरा अगर इसका आप अर्थ निकालेंगे तो सी हेल्प्स हर मदर इन द किचन, यानी वो मदद करती है अपने मदर की किचन में। तो चूंकि आपका सब्जेक्ट सी है और यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन दिया हुआ था हर, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है सी। आई होप कि आपको ये जो एग्जाम्पल था पहला जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो समझ में आया कि यहाँ पर हमने सी क्यों भरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डैश है और लिखा है हैव गॉन टू देयर अंकल्स विलेज। यहाँ भी अगर हम बात करें तो यहाँ हैव लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट। टेंस की एक अलग वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए अभी तक तो ज़रूर देखिएगा, और आई होप कि बहुत कुछ सीखने को आपको वहाँ से मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, हैव लगा हुआ है, और हैव जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है दे, वी और यू, तीनों के तीनों प्लूरल हैं। तो क्या तीनों सही हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, तीनों नहीं सही होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा सही होगा। क्वेश्चन को अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो लिखा है हैव गॉन टू दियर, यहाँ एक वर्ड है दियर, और जो दियर है वो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एक पजेसिव एडजेक्टिव है। और जो दियर पजेसिव एडजेक्टिव है, अगर आपने प्रोनाउन का वो टेबल देखा होगा तो आपको याद होगा कि दियर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है दे, यानी सही ऑप्शन आपका वी नहीं है, यू नहीं है, सही ऑप्शन है आपका दे। तो यहाँ पर हम क्या भरने वाले हैं, दे। दे हैव गॉन, यानी वे चले गए हैं टू दियर अंकल विलेज, अपने अंकल के गाँव। तो यहाँ पर अपने शब्द की अंग्रेजी दियर लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है दे। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।
तो बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डैश केम हियर यस्टरडे। अब यहाँ पर किसी के आने की बात हो रही है, ठीक, और ये जो स्थान है वहाँ पर हम इन तीनों प्रोनाउन में से कोई एक प्रोनाउन भरेंगे। तो जिसके भी आने की बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, यानी कौन आ रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक विच है, व्हाट है या हु है। जब भी किसी इंसान की हम बात करते हैं तो उस केस में जो सबसे सूटेबल आपका कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो है आपका ही, सॉरी हु का प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। विच का प्रयोग आप नहीं कर सकते या फिर व्हाट का प्रयोग नहीं कर सकते। सही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, हु केम हियर यस्टरडे, यहाँ कल कौन आया। तो कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिस इज़ द वॉच डैश माई फादर गेव मी। ये सेंटेंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसको समझना जो है आसान भी है। अगर आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा वीडियो था, अगर आपने वो देखा हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं, दिस इज़ द वॉच और यहाँ लिखा है माई फादर गेव मी। कह रहा है कि ये वही घड़ी है जिसे मेरे पिता ने मुझे दिया। तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो प्रोनाउन जुड़ेगा वो किस टाइप का प्रोनाउन होगा, वो होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होगा और रिलेटिव प्रोनाउन में हुम का भी इस्तेमाल हो सकता है, विच का भी हो सकता है, व्हाट का भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए, हुम का प्रयोग आप करते हैं किसी इंसान के लिए ऑब्जेक्टिव केस में, जब आपको ऑब्जेक्ट बताना हो। विच का प्रयोग हो सकता है कि सही हो, क्योंकि विच का प्रयोग होता है किसी वस्तु के लिए या फिर जानवर के लिए। व्हाट का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इन तीनों में से जो सही ऑप्शन बनता है वो होता है आपका विच। जब भी हम किसी वस्तु की बात करते हैं, यहाँ देखिए लिखा है दिस इज़ द वॉच, यह वही घड़ी है। तीसरी घड़ी की हम बात कर रहे हैं, यानी एक वस्तु है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे विच का। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विच का यूज हम करेंगे यहाँ पे, ठीक। और ये जो विच है वो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है और ये जो विच है वो वॉच के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी वॉच जो है इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। इसी वॉच के लिए हमने विच का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि ये वस्तु है, इसलिए सही ऑप्शन आपका बन जाता है विच। दिस इज़ द वॉच, यही वो घड़ी है जिसे मेरे पिता ने गिव मी, मुझे दिया, ठीक। यहाँ व्हाट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप यहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लिखा है सी विल डू इट डैश और यहाँ लिखा है हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। आपको अच्छे से याद होगा, हर सेल्फ हुआ, हिम सेल्फ हुआ, देम सेल्फ हुआ, माई सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ हुआ। ये सब कौन से टाइप के प्रोनाउन हैं, ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक और प्रोनाउन होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में बहुत हल्का सा अंतर होता है। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है, और सब्जेक्ट के ठीक बगल में करते हैं तो वो हो जाएगा इम्फेटिक। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। फिलहाल यहाँ पे सी विल डू इट। अब देख पा रहे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, सी, और जो सी है वो एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनके ऑब्जेक्ट में अगर आप सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव बनते हैं। तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हर, और उसी में क्या लगा हुआ है, सेल्फ। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ नहीं लगा सकते क्योंकि ये ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देम सेल्फ नहीं लगा सकते क्योंकि ये दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसीलिए जो सही ऑप्शन बनता है वो आपका हर सेल्फ बनता है, हिमसेल्फ या देम सेल्फ नहीं बनेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बहुत आसान था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा ही इज ओल्डर देन। अब यहाँ पे लिखा है ओल्डर देन, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, आई या मी या हिम। जब भी आप बात करते हैं ही इज ओल्डर देन, यानी जब आप तुलना करते हैं कि वो मुझसे बड़ा है, छोटा है, ऐसे केस में तो जो केस यहाँ पर आपको दिखाई देता है वही केस आपको यहाँ भी लगाना चाहिए। यानी अगर ये ही जो है वो सब्जेक्टिव केस में है तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसका केस भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव। तो मी को तो नहीं लगा सकते क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव है। हिम का यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है।
यानी ही का ऑब्जेक्ट है, तो सही ऑप्शन आपका क्या बच जाता है, आई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अधिकतर बोलने में ऐसा हो जाता है कि आप ओल्डर देन मी या फिर स्मॉलर देन मी, ये ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप जब यूज करते हैं ग्रामर का बिल्कुल प्रॉपर वे में, इन दैट केस वी हैव टू यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर देन, ठीक, तो आई का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वेट फॉर डैश एंड माई फ्रेंड। यहाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेट फॉर डैश। पहले तो यहाँ पे मी, हिम और आई दिया हुआ है, और एक बात आप अच्छे से जानते हैं, अगर फॉर का इस्तेमाल है तो इसके बगल में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे विथ के साथ होता है। जैसे कहा जाए मेरे साथ विथ मी, तुम्हारे साथ विद यू, या कहा जाए हमारे साथ विद अस। तो उसी तरह से यहाँ पे फॉर के लिए भी, जैसे कहा जाए मेरे लिए फॉर मी, या फिर कहा जाए तुम्हारे लिए फॉर यू, या कहा जाए उनके लिए फॉर देम, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। यानी फॉर के साथ या विथ के साथ हम लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं, आई तो हट जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। अब बच रहा है हिम और बच रहा है मी। सही ऑप्शन क्या हो सकता है, दिमाग में ये चल रहा होगा कि मी भी सही है, हिम भी सही है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन अगर आप सही ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। वेट फॉर डैश एंड माई फ्रेंड, इसका मतलब है मेरे दोस्त हैं, यानी जो भी बात कर रहा है वो आपके फर्स्ट पर्सन का आई है, यानी कह रहा है कि मेरी प्रतीक्षा करो और मेरे दोस्तों की। तो जो माई वर्ड है वही वो दिखा रहा है कि यहाँ पर कौन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। यानी सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पर आप हिम का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हिज नहीं लगा हुआ है। माई की वजह से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन वैसे तो बहुत हल्के हैं, मतलब बहुत छोटे लेवल के हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी समझ डेवलप हो जाती है तो फिर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जितने भी रूल आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो रूल आपको तभी समझ में आएंगे जब ये बेसिक आपके क्लियर होते हैं। तो बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने 7 तक तो डिस्कस कर ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लिखा है कि दे हर्ट डैश, और यहाँ पे फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ। बहुत आसान है। सब्जेक्ट है आपका दे, और जब भी आपका सब्जेक्ट दे होता है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो जैसा हमने सी में इस्तेमाल किया था, यानी ऑब्जेक्ट में सेल्फ लगाया था, तो सी सिंगुलर है इसलिए हमने सेल्फ लगाया, लेकिन दे जो है प्लूरल है इसलिए सेल्फ्स लगाते हैं। तो देख पा रहे हैं एक ही ऑप्शन आपका है सीधे सीधे देम सेल्फ, हिम सेल्फ नहीं होगा या हर सेल्फ नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। तो यहाँ हम भरेंगे देम सेल्फ्स। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लिखा है वन शुड रिस्पेक्ट डैश फ्लैग, और यहाँ देखिए ऑप्शन छूटा हुआ है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया रहे हिज, या फिर दिया रहे आवर, या फिर दिया रहे वंस, तो ये बहुत ही कॉमन है। और मैंने इसको पिछले क्या बोलते हैं काइंड्स में जो वीडियो था काइंड का, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था और बताया था कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जब भी हमारा सब्जेक्ट वन होता है उस केस में हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ बनता है वो हो जाएगा आपका वंस। इसका मतलब है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट वन होगा तो सीधा सीधा ऑप्शन हम कहाँ जाएंगे, वंस पे। आवर नहीं होगा, हिज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वंस। बहुत ईजी था ये, वंस हो जाएगा और यही आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो लिखा है दिस इज डैश एंड दैट इज डैश। यहाँ दो ऑप्शन आपको भरने हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको भरने हैं वो यहाँ दिया गया है। पहले ऑप्शन है कि या तो माई और योर भरें, यानी इसमें माई भर दीजिए, इसमें योर भर दीजिए। दूसरा है कि या तो मी भरिए या फिर यू को भरिए यहाँ पे, या फिर तीसरा ऑप्शन है माइन भरिए या फिर योर्स भरिए। क्या सही हो सकता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझने लायक है कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर इसके बगल में यानी एंड के पहले यानी इस गैप के बाद अगर कोई नाउन दिया होता तो हम बेसिकली जा सकते थे माई के साथ, ठीक, क्योंकि जानते हैं पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो अपने साथ एक नाउन लेके आता है। केवल आप माई का सिंगल इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बगल में एक नाउन चाहिए ही चाहिए। योर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल हमारा नहीं बन सकता है, यानी इन दोनों को, इन जोड़ी को हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे जोड़ी की बात करें तो मी और यू का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्ट का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो सही ऑप्शन क्या बच जाता है, माइन और योर्स। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं दिस इज माइन, यानी यह मेरा है, एंड
दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। तो आई होप कि इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जहाँ तक इन क्वेश्चन की बात है, ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ भले ही बहुत बेसिक थे, लेकिन इससे काफ़ी अच्छी एक जानकारी और एक समझ डेवलप हुई होगी। अभी हम कुछ अगले स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस रूल ऑफ प्रोनाउन या फिर इंपॉर्टेंस रूल रिलेटेड टू प्रोनाउन। तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं और सीखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सी मिस्टेक की वजह से कहाँ कहाँ एरर बन सकता है और किस तरह से उस एरर को आपको डिटेक्ट करना है और सही आंसर ट्रिक करना है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। कुछ यहाँ पे रूल मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं रूल को अब एक एक डिस्कस करेंगे और इससे आपको समझ में आएगा कि चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर 11th-12th में सिंटेक्स का चैप्टर हो, इन दोनों चीज़ों से किस प्रकार से आपके एरर बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लिखा है कि अगर वर्ब टू बी दिया गया हो और उसके बगल में आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा होना चाहिए सब्जेक्टिव केस का। इसका क्या मतलब है आइए समझ लेते हैं। वर्ब टू बी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं वर्ब टू बी में कौन कौन आ सकता है। वर्ब टू बी का मतलब है इज आ सकता है, आर आ सकता है, एम आ सकता है, वाज आ सकता है, वर आ सकता है और ख़ुद बी आ सकता है। ठीक, तो इज, आर, एम, वाज, वर या फिर बी अगर ये दिया गया हो तो हम अधिकतर प्रोनाउन में गलती क्या करते हैं कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं, क्योंकि सुनने में ऐसा थोड़ा सा मतलब लग जाता है कि वो सही है, बट वैसा वो गलत होता है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है हु इज़ देयर, इट इज़, और यहाँ पे गैप है, यहाँ पे ऑप्शन है मी और आई। अधिकतर क्या होता है कि हम यहाँ पे मी भर देते हैं, जबकि देख पा रहे हैं यहाँ जो इट है वो एक सब्जेक्ट है और जो इज है वो वर्ब टू बी की एक फॉर्म है इज़। तो जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद इज़ दिया है यानी टू बी दिया है, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव। अब मी तो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है आपका आई, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई। यानी हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। तो अगर आंसर देना है कि यहाँ मैं हूँ तो बोलेंगे इट इज़ आई, जबकि अधिकतर बोलते हैं लोग इट इज़ मी, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आपको हमेशा क्या लगाना होगा, आई लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है इट इज़ आई हु हैव ब्रॉट यू होम। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इज है उसके बगल में आपको एक सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो आई और मी में से सही आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि आपको जब भी वर्ब टू बी दिया है, अगर मान लीजिए यहाँ पे वाज रहता तब भी हम यहाँ पे आई लगाते। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे इज, आर, एम, वाज, वर दिया है तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन है वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू, और लास्ट में है नो एरर। ये एरर का क्वेश्चन है। पेपर में अगर आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी करते हैं तो ऐसे एरर पूछता है कि कौन से पार्ट में एरर है, और अगर आप 11th या 12th में हैं तब भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से पार्ट में एरर है, उसको करेक्ट करिए। तो देख पा रहे लिखा है वाज इट हर हु डिड इट फॉर यू। तो यहाँ जो वाज इट हर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे इट जो सब्जेक्ट है और वाज जो है आपका टू बी की एक फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर जो हर इस्तेमाल हुआ है वो सही केस में नहीं है, यानी हर की जगह पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। यानी एरर है इस पार्ट में, ये हर गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी। वाज इट सी, क्या वही थी हु जिसने डिड इट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए किया। तो यहाँ पर जब भी आपको ध्यान देना होगा कि केस हमारा कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्टिव। यहाँ पे हर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में एरर इसी पार्ट में था, यानी हर की जगह पे क्या लगाना था, सी। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ देखते हैं दिया है इट विल बी अस, देखिए यहाँ पे बी आया और मैं लिखा है जो बी है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्टिव केस का एक प्रोनाउन आपको इस्तेमाल करना है, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अस, और अस जो होता है वो वी का ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा अस जो है वो गलत है, हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा वी। इट विल बी वी हु विल बाय दिस होम, कह रहा है कि ये हम ही होंगे जो खरीदेंगे यह घर। इस केस में आपको बी के बाद यानी वर्ब टू बी के बाद आपको लगाना है सब्जेक्टिव केस, तो अस गलत था, हमें क्या लगाना होगा यहाँ पे,
वी लगाना होगा। आई होप कि ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा इट वॉज हिम हु हैव डोनेटेड हिज लिम्ब फॉर यू। कह रहा है कि यह वही है जिसने हैव डोनेटेड दान कर दिया है या दे दिया है, हिज लिम्स मतलब अपना अंग, फॉर यू मैंने तुम्हारे लिए। तो इस केस में देख पा रहे हैं यहाँ भी वाज लगा हुआ है, यानी टू बी की ये फॉर्म है, और वाज के बाद आने वाला जो यहाँ पे एक प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, जबकि हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ही। तो इन पांचों क्वेश्चन में आई होप कि ये समझ में आया होगा कि जब भी आपको वर्ब की टू बी फॉर्म दी गई हो वहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, तो वो कौन से केस का होना चाहिए, सब्जेक्टिव। यानी आप लगा सकते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी या इट को। वहाँ पर आप कभी भी मी को, अस को या फिर यू को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगला रूल है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव दिया है या फिर पजेसिव प्रोनाउन दिया है तो कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए और कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए। बस 1 मिनट आप रुके रहिएगा। देखिए थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल समझ लेते हैं। लिखा है आवर्स इज़ गुड कंट्री और यहाँ पे लिखा है नो एरर। तो क्या इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है? यहाँ पे लगा हुआ है आवर्स, ठीक। अब देखिए आवर और आवर्स ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है। जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उस केस में उसके बगल में कोई नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आवर्स कह रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो अच्छी है, तो यहाँ पर आवर्स बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप आवर लगाएंगे तो उसके बगल में आपको एक नाउन लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर पहले से ही आवर्स लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर नाउन की ज़रूरत नहीं है और इस सेंटेंस में आवर्स इज़ गुड कंट्री में कहीं भी कोई एरर नहीं है, यानी इसमें नो एरर हम करेंगे, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है दिस बुक्स आर नॉट माइन। कह रहा है कि ये जो किताबें हैं वो मेरी नहीं हैं। तो क्या यहाँ पे जो माइन लगा हुआ है वो पूरी तरह से सही है या फिर इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? तो यहाँ लिखा है दिस बुक्स, इसका मतलब ये प्लूरल है तो आर लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नॉट अपनी जगह पे है। यहाँ माइन या माइन में से क्या होना चाहिए था? तो देख पा रहे हैं कि माइन के बगल में कोई भी नाउन नहीं दिया गया है। इसका मतलब है ये क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन है और ये बिल्कुल सही है, यानी सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री सेंटेंस है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये सही है। तीसरा दिया है हैव यू स्टोलन माइन पेन्स फ्रॉम माई बैग। सेंटेंस है, फिर से पढ़ेंगे, हैव यू स्टोलन माइन पेन्स फ्रॉम माई बैग, यानी क्या तुमने मेरी कलमें चुराई हैं मेरे बैग से। इस सेंटेंस में कहाँ एरर है? देखिए हैव यू यानी आपका हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल ठीक है। माइन पेन्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे पेन्स है और जो पेन्स है वो क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले कभी भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पे माइन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माई। क्योंकि जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो अपने साथ में एक नाउन लेकर के आते हैं, उस केस में माइन बिल्कुल गलत है और माई बिल्कुल सही है, यानी इसी पार्ट में आपका एरर था, यानी आपको माइन की जगह पे क्या लगाना था, माई लगाना था। बहुत ही आसान मतलब है ये प्रोनाउन का चैप्टर, आप ध्यान से अगर समझेंगे तब। अगला क्वेश्चन है दे ट्राइड टू डू डैश बेस्ट बट दे कुडंट एकम्प्लिश दिस टास्क। कह रहा है कि उन्होंने अपना काम करने का पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी वो जो है इस काम को पूरा नहीं कर सके। तो यहाँ जो गैप है इसमें आपको भरना है सही पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। तो दे के लिए जो सही पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, देयर। तो यहाँ पर हम भर सकते हैं देयर और यही आपका सही ऑप्शन होगा, देयर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दिया है द ज्यूरी हैज़ गिवन डैश वर्डिक्ट। नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए ज्यूरी का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ जजेज, यानी न्यायाधीशों का समूह। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब ज्यूरी यानी पूरा जो न्यायाधीशों का समूह है यह कलेक्टिव नाउन है, जब कोई कलेक्टिव नाउन यानी ज्यूरी यहाँ पे किसी भी वर्डिक्ट को, किसी भी फैसले को दे रही है और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि उसमें कोई मतभेद है, यानी जो भी फैसला है वो सब जज मिल करके दे रहे हैं
उस केस में आने वाला प्रोनाउन आपका सिंगुलर होता है। तो जूरी के लिए अगर आप प्रोनाउन देखेंगे तो ये कलेक्टिव है, यानी आप यहाँ पे हिज नहीं लगा सकते क्योंकि मेल फीमेल का यहाँ कोई लोचा नहीं है, लफड़ा नहीं है। उस केस में यहाँ पर आपका एक ही सिंगल प्रोनाउन बच जाता है, वो है इट। और उसके लिए अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो वो हो जाएगा इट्स। इट्स का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, यानी न्यायाधीशों के समूह ने अपना फैसला दिया। तो यहाँ पर अपने अंग्रेजी क्या लगाएंगे? इट्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटेंस में कहीं ये नहीं दिया गया है कि जूरी अपने फैसले को लेकर कहीं मतभेद कर रही है, यानी जितने भी लोग हैं वो सब मिल करके उसी फैसले को मान रहे हैं। उस केस में जो जूरी है वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इसीलिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है इट्स। लेकिन बात करें अपने 6 नंबर क्वेश्चन की, तो दिया है द जूरी वर डिवाइडेड, यानी जूरी जो है वो बटी हुई है इन ओपिनियन, यानी अपने विचार में, अपने मत में। यानी यहाँ पर जूरी जो है वो बटा हुआ है। और जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है कि जूरी बटी हुई है या जूरी जो है उसमें जितने लोग हैं उन सब में मतभेद है, उस केस में यही जूरी यानी यही जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो कंसिडर किया जाता है प्लूरल। और आप जानते हैं जब इसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है तो यहाँ पर एक प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग होना चाहिए। और जो प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है दियर। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दियर, THEIR, दियर। तो देख पा रहे हैं दोनों क्वेश्चन देखने में लगभग सेम थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि यहाँ जो जूरी है उसमें कोई मतभेद नहीं था, उसके इसमें ये सिंगुलर था, इसलिए हमने इट्स लगाया। और यहाँ पे ये जो है प्लूरल की तरफ बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके जो ओपिनियन है, जो विचार है उसमें मतभेद है। उस केस में ये प्लूरल की तरह काम करेगा और उसके लिए हम लगा सकते हैं देयर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे समझते हैं अगले रूल। तो दोस्तों आइए सीखते हैं अभी इस अगले रूल में कि क्या खास है इस रूल में और ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है। तो रूल है रूल नंबर 3, प्रोनाउंस रिलेटेड, उसके पोजीशन को लेकर के 2 3 1 या 1 2 3। क्या है ये रूल? 2 3 1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। और यहाँ 1 2 3 का भी वही मतलब है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। उस क्रम में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन किस पोजीशन पे रहेगा, यानी सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद में किसको लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में कौन जाएगा। इनसे लेकर के काफ़ी क्वेश्चन एरर के बनते हैं। और इस क्वेश्चन को ज़रा हम डिटेल में अगर समझना चाहें तो आप जानते हैं कि जो सेकेंड पर्सन है उसमें यू आता है। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में आपका कौन कौन आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे आता है। और फर्स्ट पर्सन में आपका कौन आता है? आई और वी, ये आते हैं। तो हमें ध्यान देना कि अगर इन तीनों का प्रयोग एक साथ हो जाए तो किस तरह से चीज़ों को हम डील करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यू ही एंड आई विल लीव फॉर मुंबई टुनाइट। चेक करेंगे क्या इस सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन यानी यू, ही और आई क्या सही क्रम में है। तो आप जानते हैं ये जो यू लिखा हुआ है वो कौन से पर्सन का होता है? सेकेंड पर्सन। ठीक, ही कौन से पर्सन का है? इसके हिसाब से देख पा रहे हैं थर्ड पर्सन। और आई कौन से केस का है, यानी कौन से पर्सन का है? तो कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का है। यानी 2 3 1 बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हैं। 2 3 और 1, 231 का जो रूल है वो एकदम सही फॉलो हो रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ दिया हुआ है यू, आई एंड ही। अब यू कौन से पर्सन का है? सेकेंड पर्सन। आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। और जो ही है वो कौन से पर्सन का है? थर्ड पर्सन। इनका क्रम क्या हो रहा है? 2 1 3 यानी 213, जबकि होना क्या चाहिए था? 231, यानी इनका क्रम गड़बड़ है। इस केस में ये क्वेश्चन जो है एरर बनाएगा ही बनाएगा। इसको सही क्या होना चाहिए था? 231। तो 2 तो अपनी जगह पे है, ही को होना चाहिए था आई की जगह पे और आई को होना चाहिए था ही की जगह पे, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होता। यानी इस पार्ट में इन तीनों का जो क्रम है वो बिल्कुल गलत है, यानी इस क्वेश्चन में एरर है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं है। और सही करने का क्रम क्या है? 231। ऐसे याद रखेंगे इस चीज़ को। थर्ड की बात करते हैं तो दिया है यू, ही एंड आई आर डूइंग डैश वर्क। पहले क्रम चेक करते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन।
यानी 2 3 1। ठीक, बिल्कुल क्रम सही है, 2 3 1 का क्रम है। यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहाँ क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तीनों एक साथ आते हैं तो यहाँ जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अपने की अंग्रेजी, जैसे यू, ही एंड आई, मतलब तुम, वह और मैं, आर डूइंग यानी कर रहे हैं अपना काम। तो यहाँ अपने की इंग्लिश क्या होनी चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होनी चाहिए। क्या यू के हिसाब से योर होना चाहिए, ही के हिसाब से हिज होना चाहिए, या आई के हिसाब से माई होना चाहिए, या फिर तीनों को मिला के देखा जाए तो ये प्लूरल हैं तो क्या यहाँ पे दियर आ सकता है। ठीक, बट यहाँ पे जो सही आंसर है कि जब तीनों प्रोनाउन एक साथ प्रयोग हों तो उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा यूज होता है आवर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवर, यानी वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर। तो हम यहाँ पे हमेशा आवर इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे, जब तीनों पर्सन दिए गए हों और वहाँ पर दिया जाए कि आप भरिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ऑप्शन होता आवर का या दियर का या माई का, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाता, आवर हो जाता। ठीक, तो जब भी तीनों पर्सन दिए गए हों तो वहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या आएगा, आवर आएगा। आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो दिया है आई, यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम। आइए देखते हैं कि क्या इनका क्रम सही है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन का हुआ, यू सेकेंड पर्सन का हुआ और ही कौन से पर्सन का हुआ, थर्ड पर्सन का। तो उनका क्रम है 1 2 3। तो अभी तक जितने रूल हमने समझे उसके हिसाब से इसको 231 होना चाहिए था। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है इसमें जो भी प्रोनाउन 3 इस्तेमाल हुए हैं उनका क्रम गड़बड़ है, गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमें समझना है कि रूल 1 2 3 कब लगाते हैं, 123 कब प्रयोग होता है। तो जनरली रूल हमारा 231 का ही है, लेकिन 123 भी प्रयोग होता है जब आप किसी क्राइम को करते हैं या उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलती मानते हैं। ऐसे सेंटेंस में जो क्रम है वो हमारा 231 न होकर के 123 होता है। अब यहाँ सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि आई, यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम। तीनों ने मिलकर के एक क्राइम किया, यानी उस बात को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी भी ऐसे काम के लिए जो कि इलीगल हो, अगर वो काम आप करते हैं तो उस केस में एक्सेप्टेंस के हिसाब से आपको क्रम लगाना होता है 123 का। और जनरली जो क्वेश्चन है वो इसी से बनते हैं, क्योंकि आपको सीधा सीधा रूल याद होता है 231 का, और जबकि यहाँ पर होना चाहिए 123। इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है एरर लेस है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है, ये पूरी तरह से करेक्ट है। 1 2 3 का ही क्रम आएगा जब भी आप कोई क्राइम करते हो, कोई अपराध स्वीकार करते हो, अपनी गलती मानते हो, उस केस में आपको लगाना है 123 का रूल। यानी ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि कब 231 लगाते हैं और कब 123 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ दिया है आई एंड ही आर डूइंग आवर वर्क। यहाँ देखिए आवर लगा हुआ है, यानी ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, अब इस केस में अगर इनकी हम बात करें आई एंड ही की, तो क्या इनका क्रम सही है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का है और ही जो है वो थर्ड पर्सन का है, यानी यहाँ पर केवल 2 ही दिए गए हैं। जब 2 दिया जाता है तब क्या होना चाहिए, किस प्रकार का क्रम होना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर पढ़ने से लग रहा है कि कोई मतलब इलीगल काम नहीं हो रहा है और वैधानिक काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। तो उस केस में हम रूल लगाएंगे 231 का, लेकिन यहाँ पर केवल 2 दिया गया है। कौन कौन दिया गया है, एक तो ये फर्स्ट दिया गया है और क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आपका होना चाहिए थर्ड और उसके बाद आपका होना चाहिए 1, यानी जो भी आपका नहीं है उसमें आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए 231 में यहाँ पे 2 नहीं है तो आप स्टार्ट करेंगे 3 से फिर 1 से। मान लीजिए 1 नहीं है तो आप फिर शुरू में जाएंगे, तब स्टार्ट करेंगे 2 से और 3 से। अब मान लीजिए 3 नहीं है तो आप स्टार्ट करेंगे 2 से और 1 से। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। जो भी नहीं दिया गया है तो फिर आप शुरू से काउंट करेंगे। जैसे अभी समझाया मैंने कि 3 नहीं दिया है तो आप कहाँ जाएंगे, 2 पे और फिर 1 पे। 1 नहीं दिया गया है तो आप कहाँ जाएंगे, 2 पे और फिर 3 पे। 2 नहीं दिया गया है तो कहाँ जाएंगे, 3 पे और 1 पे, यानी सबसे पहले थर्ड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ देख पा रहे क्रम उल्टा है, जहाँ फर्स्ट पर्सन है ठीक वहाँ पे थर्ड पर्सन आना चाहिए, यानी आई की जगह पे ही होना चाहिए और ही की जगह पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। उस केस में ये पूरी तरह से सही होता, यानी इस क्वेश्चन में एरर है, ये क्वेश्चन गलत है। तो सही क्रम क्या होता, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, ऐसे हो जाता है ये। ठीक,
अगला दिया हुआ है आई एंड यू। देखिए यहाँ भी दो ही दिया हुआ है, एक आई है और एक यू है। विल कंप्लीट दिस टास्क, कोई काम करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस आ रहा है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई अपराध किया जा रहा हो या किसी गलती को माना जा रहा हो, एकदम नॉर्मल है। उस केस में आप 231 लगाएंगे। और यहाँ क्या दिया है, आई है तो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है और यू है तो क्या दिया है, सेकंड पर्सन। कौन सा नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है। अगर 3 नहीं देगा तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 से, और फिर 1 को लिखना पड़ेगा। तो 2 तो यहाँ है, 1 यहाँ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी एरर है। यू को होना चाहिए था आई की जगह पे और आई को जाना चाहिए था यू की जगह पे, तभी सेंटेंस हो जाता यू एंड आई विल कंप्लीट दिस टास्क। चूँकि इसका क्रम सही नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, इसमें एरर है, मिस्टेक है इसमें। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ दिया ही एंड यू हैव स्पॉइल्ड दिस शर्ट, मतलब उसने और तुमने यह जो शर्ट है उसको ख़राब कर दिया है। क्रम देखते हैं तो यहाँ ही लगा हुआ है तो कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, और यू लगा हुआ है तो कौन से पर्सन का भाई, सेकंड पर्सन का है। और यहाँ पे कोई काम आपने ख़राब किया है, ख़राब करने का मतलब क्राइम नहीं किया है, बस केवल एक छोटा सा काम गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक, क्राइम के केस में ही हम 123 लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इस केस में 231 लगाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे 3 दिया है, 2 दिया है, 1 नहीं दिया है। अगर ये 1 नहीं देगा तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 तो यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, इसका मतलब है पहले यू को आना चाहिए था, उसके बाद ही को आना चाहिए था। तो सही सेंटेंस क्या होता, यू एंड ही हैव स्पॉइल्ड दिस शर्ट, तभी जाके क्वेश्चन सही होता। लेकिन फिलहाल इसका क्रम उल्टा है इसलिए ये गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यू आई एंड ही विल एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, कह रहा है कि तुम, मैं और वह एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी फॉल्ट यानी गलती को। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई गलती है जिसको एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। उस केस में हम कौन से नेम लगाते हैं, 123 का। 123 का मतलब है सबसे पहले फर्स्ट आना चाहिए। तो देख पा रहे हैं फर्स्ट तो यहाँ दिया गया है, सेकंड आपका यहाँ पे दिया गया है और थर्ड आपका यहाँ पे दिया गया है, यानी इसको होना चाहिए था 123 और ये क्या है, 213 है। यानी सबसे पहले इसमें कौन आएगा, फर्स्ट, यानी सबसे पहले यू की जगह पे क्या रहेगा, आई। उसके बाद क्या आएगा, सेकंड, आई की जगह पे क्या रहेगा, यू। और ही जो है अपनी जगह पे सही है, यानी आई, यू एंड ही विल एक्सेप्ट आवर फॉल्ट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आपको ये क्रम समझ में आया होगा, रूल समझ में आया होगा कि 231 क्या है या फिर 123 क्या है। आइए बढ़ते हैं अब अगले रूल्स की तरफ। सीखते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड जो हमारा अगला रूल है वो क्या है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है ताकि ये रूल आपको अच्छे से समझ में आए। रूल क्या है कि अगर द लगा हुआ है उसके बगल में एक नाउन है, फिर एंड लगा है और फिर उसके बगल में एक नाउन है, तो इस चीज़ को कैसे डील करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे द लगा है, मैनेजर एक नाउन है, एंड लगा है और प्रिंसिपल एक नाउन है। तो यहाँ पर एक गैप है और आपके पास यहाँ ऑप्शन है इज, आर, एम। तो तीनों में से क्या सही ऑप्शन हो सकता है। आपको लग सकता है कि ये जो क्वेश्चन है वो वर्ब से है, बिल्कुल सही बात है, वर्ब से भी है, लेकिन इस चीज़ को प्रोनाउन में भी हम डील करेंगे कि प्रोनाउन अगर मतलब हमें यूज करना है तो किस प्रकार से यही क्वेश्चन प्रोनाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। तो लिखा है द मैनेजर एंड प्रिंसिपल डैश कमिंग टुडे। पहली बात हमें ये समझनी है कि दोनों नाउन में केवल मैनेजर के साथ ही द लगा है, प्रिंसिपल के साथ द नहीं लगा है। ये स्ट्रक्चर हमें ये समझाता है कि जब भी दो नाउन दिए गए हों, दोनों में से किसी एक के साथ ही अगर द का यूज हुआ है तो वो ये बताता है कि दोनों पोस्ट जो हैं वो एक ही व्यक्ति ने ले रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजर है वही क्या है, प्रिंसिपल है, यानी आदमी की संख्या 1 है, पोस्ट की संख्या कितनी है, 2 है। इस केस में जो हमारा ये सब्जेक्ट है मतलब द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, ये सिंगुलर हुआ क्योंकि जो मैनेजर है वही आदमी क्या है, प्रिंसिपल है। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उस केस में जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और इस केस में जो सही ऑप्शन बन जाता है वो क्या हो जाता है, एज। तो यहाँ पर सही फिल करेंगे आप एज। जबकि अगर यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिले तो आप जनरली गलती कर सकते हैं कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हों तो आपको मतलब वो आप क्या करेंगे, उसको प्लूरल कंसीडर कर लेंगे, प्लूरल मान लेंगे और वहीं पे मिस्टेक हो जाते हैं। आप पार लगा के चले आएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब इस चीज़ को प्रोनाउन में कैसे यूज करते हैं इसको भी ज़रा समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। अब यही क्वेश्चन मैं सेम लिख देता हूँ,
द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, यहाँ इज लगा लेते हैं, इज, और यहाँ लिखते हैं परफॉर्मिंग, यहाँ एक गैप छोड़ते हैं, ड्यूटी। और यहाँ इसके लिए मैं 3 ऑप्शन लिख लेता हूँ। एक ऑप्शन है आपका दियर, एक ऑप्शन है आपका हर, या फिर इसको कर लेते हैं इट्स, या फिर एक ऑप्शन है आपका हिज। ये 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन रिलेटेड हो गया प्रोनाउन से। आपको बताना है कि इस गैप में सही पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, दियर है, इट्स है, या फिर हिज है। तो अभी अभी मैंने बताया कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों और केवल एक ही के साथ आर्टिकल द लगा हो, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर। जैसा कि आपने ऊपर के इस गैप को भरते हुए देखा कि यहाँ पर मैंने इज भरा था, उसी तरह यहाँ भी अगर इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है। तो अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इस केस में ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो देख पा रहे हैं दियर है, इट्स है, या फिर हिज है। तो देख पा रहे हैं दियर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इट्स नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हम किसी बेजान वस्तु की, मौसम की या इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। उस केस में इट्स तो आएगा नहीं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, हिज। यानी ये जो गैप है वो किससे भरा जाएगा, हिज से। यानी पजेसिव एडजेक्टिव के क्वेश्चन बन सकते हैं इस रूल से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, द मैनेजर, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, द मैनेजर एंड द कैशियर will use dash पावर। और यहाँ पर मैं सेम ऑप्शन रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए दियर है, इट्स है, या फिर यहाँ पे हिज है। 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अब इस केस में सही पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो सकता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है द मैनेजर एंड द कैशियर। ऊपर वाले ऑप्शन में देख पा रहे हैं एक ही के साथ द लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में मैनेजर के साथ भी द लगा है और यहाँ पर एक है कैशियर के साथ भी द लगा हुआ है। तो जब दोनों के साथ आप 2 आर्टिकल का यूज करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि दोनों 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है। कितने हैं, 2, और उनकी पोस्ट भी अलग अलग है। यानी एक आदमी मैनेजर है और एक आदमी क्या है, कैशियर है। और जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट यानी अलग अलग नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो ये जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा हो जाता है, प्लूरल। यानी आपका द मैनेजर एंड द कैशियर, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल होता है और यहाँ पर आपको पजेसिव एडजेक्टिव भरना है तो आप जानते हैं कि प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, दे होता है। यानी दे के हिसाब से जो सही ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, दियर। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या बनता है, दियर। अगर यही क्वेश्चन कॉमन एरर में आए तो कैसे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा रहे द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल will keep his promise। और यहाँ लिख लेते हैं नो एरर। मतलब अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ इसको दूसरे पार्ट में, ये इसका तीसरा पार्ट है, या इसको जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आपका पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट। अगर आपको कोई एरर नहीं मिलता है तो आप नो एरर को जो है ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान दें तो लिखा है द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल। इसका मतलब है मैनेजर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, यानी व्यक्ति की संख्या कितनी है, 2 है।
तो लिखा है द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, उसके बाद लगा हुआ है विल। टेंस के हिसाब से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कीप भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है हिज पजेसिव एडजेक्टिव, और जब आपका सब्जेक्ट ही यहाँ पे प्लूरल हो गया, इस केस में हिज ना हो करके सही ऑप्शन क्या होगा, डियर। यानी यहाँ जो हिज लगा हुआ है वो गलत है, आपको क्या लगाना चाहिए था, डियर लगाना चाहिए था, यानी प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव आपको यूज करना चाहिए था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं जब आप किसी मतलब वनडे एग्जाम को मतलब ट्राई करते हैं या फिर इंटरमीडिएट में सिंटेक्स चैप्टर को डील करते हैं, तो उस क्वेश्चन में ऐसे उस सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बिल्कुल सेम जैसे लिखा रहे द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर will launch their movie on Friday, और यहाँ दिया रहा है नो एरर। तो ढूंढेंगे क्या इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। आई होप कि अगर आपने ये रूल अच्छे से समझ लिया होगा तो यहाँ आपको एरर जरूर दिख रहा होगा। ठीक, आपकी जो तीसरी आंख है वो खुल गई होगी, कहने का मतलब है जो ज्ञान चक्षु होते हैं वो खुल गए होंगे। द प्रोड्यूसर, ठीक, और यहाँ दिया हुआ है एंड डायरेक्टर, इसका मतलब है दो जो है केवल प्रोड्यूसर के साथ लगा हुआ है, डायरेक्टर के साथ नहीं। इसका मतलब है ये जो आपका सब्जेक्ट है द प्रोड्यूसर से लेकर के डायरेक्टर तक वो कैसा है, सिंगुलर है। और जब आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर होता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दियर लगा हुआ है, और दियर किसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, दे का, इसका मतलब प्लूरल का, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर। तो यहाँ पर दियर ना होकर के सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिज। यानी जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, मतलब एक ही फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, ये अपनी फिल्म को लॉन्च करेंगे ऑन फ्राइडे को। उस केस में जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं हिज का। आई होप कि छोटा सा रूल भी आपको समझ में आया होगा। और अभी हम डिस्कस करते हैं अपने अगले रूल को, अगले नियम को। तो आइए दोस्तों सीखते हैं प्रोनाउन का जो अगला रूल है वो क्या है। और जितने भी रूल डिस्कस हो रहे हैं आई होप कि वो आपको समझ में आ रहा होगा, सब बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये रूल आपको तभी लर्न हो पाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें भूल सकती हैं, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस रूल को समझते हैं। यहाँ रूल है कि अगर एवरी लगा है उसके बगल में एक नाउन है, फिर एंड लगा है, फिर एवरी और फिर एक नाउन है, तो जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। यही काम ईच के साथ भी है, यानी ईच लगा हो, नाउन हो, एंड हो, ईच हो और नाउन हो, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। इसको आइए जरा इस एग्जाम्पल से समझते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है एवरी बॉय एंड एवरी टीचर डैश बिजी इन डैश वर्क। यानी जो पहला गैप है वहाँ पर आपको क्या भरना है, या मैं ऑप्शन के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ, इज, आर या फिर एम में से कोई एक भरना है। और जो दूसरा है इसमें आपको भरना है या तो हिज, या तो इट्स, या तो दियर, इनमें से कोई एक भरना है। मतलब आपको एक वर्ब फिल करना है और एक आपको जो है पजेसिव एडजेक्टिव फिल करना है। तो अगर रूल के हिसाब से चलेंगे तो देख पा रहे हैं एवरी लगा हुआ है, इसके बगल में एक नाउन है, फिर एंड लगा हुआ है, फिर एवरी लगा हुआ है और फिर एक नाउन है। जब भी ऐसा केस आता है उस केस में आने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, सिंगुलर, यानी क्या हो जाएगा, इज। अधिकतर क्या होता है कि जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हम मिस्टेक कहाँ करते हैं, वर्ब में। एवरी देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि इसको प्लूरल होना चाहिए, और दूसरा बात एंड से जुड़े हुए दो नाउन देख करके हमें ये लग सकता है कि यहाँ पे आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इज लगाएंगे यानी सिंगुलर वर्ब करेंगे। बिजी इन कह रहा कि प्रत्येक बॉय और जो प्रत्येक टीचर हैं वो बिजी हैं अपने काम में। तो यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हिज है, इट्स है और दियर है। तो दियर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो प्लूरल के लिए आता है। इट्स बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये निर्जीव चीज़ों के लिए आता है या फिर एनिमल के लिए आता है, मौसम के लिए आता है, तो वैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए जो सही ऑप्शन बच जाता है वो क्या हो जाता है, हिज। तो यहाँ पे भरा जाएगा
हिज, यानी आपका सिंगुलर वर्ब और जो हिज है वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा ईच बुक एंड ईच मैगजीन डैश इन द प्लेस। यहाँ पर भी अगर आप सेम ऑप्शन रखें, मतलब इज आर एम को, और ये सेम ऑप्शन यहाँ भी रखें, तो इसमें क्या सही हो सकता है? तो ये लिखा हुआ ईच बुक बिल्कुल इस रूल पे काम कर रहा है। ये ईच के साथ एक नाउन है, एंड लगा है, फिर ईच लगा है और फिर एक नाउन है। ऐसे केस में हमें वर्ब को सिंगुलर रखना है, यानी इज आर एम में से हम क्या लगा सकते हैं? इज लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इज। और साथ ही साथ अगर दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव हमें फिल करना है, तो पजेसिव एडजेक्टिव देखिए हिज नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, या किसी वस्तु की बात हो रही है, बुक की या फिर मैगजीन की। ठीक, दियर तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि दियर प्लूरल के लिए आता है, तो सही ऑप्शन क्या बच जाता है? इट्स, यानी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इट्स। देखिए ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, लेकिन अगर आपको रूल लर्न है कि ईच और एवरी के साथ आने वाले दो नाउन जो कि एंड से जुड़े हुए हों, वहाँ पे वर्ब आपका सिंगुलर होता है, और आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होता है? सिंगुलर। यहाँ इट्स है क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं की बात हो रही है, और ऊपर हिज है क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों की बात हो रही है। आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एवरी पेंसिल एंड डबल हो गया है, इसको ऐसे कर लेते हैं, एवरी पेन। ठीक, एवरी पेन एंड एवरी पेंसिल आर कॉस्टली इन द मार्केट। अब ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? जब आप किसी वनडे एग्जाम को देते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पर कॉमन एरर से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे अलग अलग पार्ट में ये क्वेश्चन मिलता है। जैसे एवरी पेन से लेके एवरी पेंसिल तक, इसको मान लेते हैं कि ये पार्ट ए है, आर कॉस्टली ये पार्ट बी है, इन द मार्केट ये पार्ट सी है, और आपका जो डी पार्ट है उसमें नो एरर है। यानी सेंटेंस में अगर कोई मिस्टेक नहीं होता है तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें और आपने रूल समझा है, तो बिल्कुल तुरंत दिमाग में बात क्लिक करेगी, यहाँ पे मिस्टेक किसका है? आर का, क्योंकि एवरी के साथ पेन लगा हुआ है, एवरी के साथ पेंसिल लगा हुआ है, यानी एवरी के साथ एक नाउन एंड और फिर एवरी और फिर एक नाउन दिया हुआ है। इस केस में यहाँ जो आने वाला वर्ब है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आर। तो यहाँ पे आर जो है सही ऑप्शन ना होके सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज। और इस हिसाब से एरर कहाँ है? बी में। इसका मतलब ये जो है एरर फ्री सेंटेंस नहीं है, इसमें मिस्टेक है आपके पार्ट बी में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखा है ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन दियर वर्क। यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है? पहले यहाँ देखते हैं, ईच एंड एवरी लगा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच और एवरी को भी एंड से जोड़ के अगर यहाँ पे एक नाउन दिया जाता है तो आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ जो इज लगा हुआ है, ठीक, इसको भी हम ABCD पार्ट में बांट लेते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये पार्ट ए है, इसको पार्ट बी मान लेते हैं, इसको पार्ट सी लिखते हैं, और ये आपका डी हो जाता है। इस केस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्ट इन दियर वर्क, क्या यहाँ मिस्टेक है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये वर्ब सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर तभी होगा जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर माना जाएगा। उस केस में अगर आप दियर लगाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि दियर जो है वो दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो दे है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हमारा सब्जेक्ट ही अगर सिंगुलर है तो हम यहाँ पे दियर न लगा करके क्या लगा सकते हैं? हिज। यानी इसका सही ऑप्शन जो है वो हिज न दियर न होकर के क्या होगा? हिज। यानी एरर कहाँ था? पार्ट नंबर सी में। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बस एक बार आपको रूल ध्यान से देखना है और ये सारी बातें आपको समझ में 100% आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी मैन एंड एवरी वुमन मस्ट डू हिज ड्यूटी। कह रहा कि प्रत्येक मैन को, प्रत्येक आदमी को और प्रत्येक औरत को अपना जो ड्यूटी है वो करना चाहिए। इसमें क्या मिस्टेक है? रूल के हिसाब से चलते हैं। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, ऊपर वाले रूल के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों एवरी से जुड़े हुए हैं। इस केस में आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे कोई वर्ब उस तरह का नहीं लगा कि आप सिंगुलर और प्लूरल को डिसाइड करें। यहाँ पे मस्ट लगा हुआ है, मॉडल वर्ब है ये, और मॉडल वर्ब सिंगुलर या प्लूरल से कोई मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें एक और मिस्टेक है, वो है यहाँ है आपके हिज पे। क्या मिस्टेक है यहाँ पे?
ध्यान से देखने से लग सकता है कि हिज तो बिल्कुल सही है। ऊपर वाले रूल में मैंने डिस्कस किया था कि एवरी से अगर दो नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों एंड के साथ अगर सेंटेंस में दिए गए हैं तो आने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर होता है। लेकिन ये तभी होता है जब एवरी के बाद आने वाला जेंडर और दूसरे एवरी के बाद आने वाला जेंडर सेम हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ दिया एवरी बॉय और यहाँ दिया है एवरी टीचर, इनका जेंडर लगभग सेम है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि दोनों क्या बोलते हैं कि एक मेल है एक फीमेल है। इस केस में हम यहाँ पे हिज का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपके दिए जाने वाले दोनों जेंडर अलग अलग हों तो उस केस में इस पूरे पोर्शन को यानी इस पूरे सब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं प्लूरल। क्या कंसिडर करेंगे? प्लूरल मानेंगे। और जब आप इसको प्लूरल मानेंगे तो सिंपल सी बात है कि हिज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हिज की जगह पे क्या रहेगा? दियर रहेगा। क्योंकि जो प्लूरल होते हैं उनका सब्जेक्ट होता है दे और उसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। यानी इस पार्ट में आपके एरर था, यहाँ पर आपको हिज नहीं क्या लगाना है? देयर। और अगर ये रूल आपको दिमाग में ना रहे तो 100% मिस्टेक हो सकते हैं। ये बहुत नेचुरल है, कॉमन है। यानी आपको रूल क्या समझ में आया कि अगर एवरी के बाद नाउन लगा है और फिर एंड है, फिर एवरी और फिर एक नाउन है और दोनों सेम जेंडर के हैं, उस केस में वर्ब भी सिंगुलर होगी और आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अगर दोनों जेंडर सेम नहीं है, जैसे मैन और वुमन दिया हुआ है, इस केस में आने वाला जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है वो कैसा कंसिडर किया जाएगा? प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। ठीक, आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। इस रूल से थोड़ा सा अलग है, याद करने लायक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो लिखा है एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर। यहाँ देखिए, यहाँ कोई खास ऐसा जेंडर क्लेरिफाई नहीं है कि मतलब आप मेल माने फीमेल माने, दोनों को मेल मान सकते हैं दोनों को फीमेल मान सकते हैं, यानी जेंडर का कोई इशू नहीं है। तो इसको चेक करते हैं कि कहाँ दिक्कत है। तो लिखा है ईच सोल्जर एंड ईच ऑफिसर, यानी आपका ये पहला पार्ट है, इसको मान लेते हैं ये पार्ट ए है और इसको मान लेते हैं पार्ट बी है, इसको मान लेते हैं पार्ट सी है और ये आपका लास्ट में डी है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? आई होप कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ जेंडर का कोई इशू नहीं है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वर, और वर जो है वो प्लूरल को दिखाता है, इसलिए वर की जगह पे क्या रहेगा? वॉज। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वॉज। तो ये तो पहले करेक्ट हो गया। और कहीं मिस्टेक है इसमें? प्रेजेंट ऑन द रिपब्लिक डे, नहीं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसका मतलब है केवल पार्ट बी में जो है आपके एरर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए या बाद में याद करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा रूल आपको समझ में आया होगा प्रोनाउन से रिलेटेड, और इससे होने वाले कौन कौन से एरर हैं, कौन कौन से मिस्टेक हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी अभी बाकी रूल्स बचे हुए हैं जो कि पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका बैंक हो, एसएससी हो, या फिर यूपी टेट हो, सी टेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी टीचर हो, या फिर ये स्टेट का जो पेपर होता है बिहार का, उसमें भी काम आएगा। और एकेडमिक लेवल पर क्लास 11th और 12th के लिए भी इक्वली काम आएगा। आप मैंने पहले बताया था एक चैप्टर है सिंटेक्स, उसमें एक चैप्टर है प्रोनाउन, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं यूपी बोर्ड में। तो हर तरह से वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।